जी भाई, बहुत ही दिल पर पत्थर रख के ये सवाल मैं करा रहा हूँ क्योंकि आगे मुझे पता है अभी 2 चैप्टर रहते हैं, रिटर्न असेसमेंट, पीरो लॉसेस। लेकिन क्या करें, फिर आप सिलेबस को भगाया तो नहीं जा सकता, तो ये न्यूमेरिकल आप कराना पड़ेगा आपको। एक दिन और हमारा लग जाएगा सेल्स टैक्स पे। क्वेश्चन 5 देखी जाएगी आपको जब भी सिलेबस खत्म होता है। क्वेश्चन 5, जहांगीर इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स। सिलेबस क्या जल्दी खत्म करके पता नहीं क्या कमाल आप लोगों ने कर लेना, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब जाहिर बात है जो चीजें करनी है तो आनी है ना, पेपर में तो आनी है, करनी भी है, वो ऊपर से तो नहीं गुजारनी। कौन सा पेज है ये? 482। J is registered under Sales Tax Act 1990. J runs multiple businesses. Following information has been restricted for the month of February 2017. चलेंगे, शुरू है। हाँ जी भाईजान, टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर का क्या करना है? 0 रेट। इधर देखें पहले, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर 17%, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स 17 + 3। ये क्या है? एग्जाम गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। अच्छा, वो होमवर्क वाला सवाल मैं कल डिस्कस कर दूंगा अगर उसमें कोई मसला आया, पता नहीं डिस्काउंट शायद समझ आ ही गया हो। अच्छा, एग्जाम गुड्स टू अन और सीईओ को चीजें दी थी, वो तो सेल थी, अगर ना देते तो सेल होती। अच्छा, एग्जाम गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर का क्या करना है? एक्सेलेंट, एग्जाम सेल में डाल दें बस। अनरजिस्टर्ड बंदे को बेचें या रजिस्टर्ड बंदे को बेचें, जब चीजें ही माफ हैं तो हमने टैक्स नहीं लगाना। जैसे बकरा है या होली कुरान है, चाहे रजिस्टर्ड को बेचें चाहे अनरजिस्टर्ड को बेचें, तो हमें इससे बॉदरेशन नहीं है कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? चीजें क्या है? एग्जाम है। आ जाओ आगे। अच्छा, इंक्लूड का लफ्ज हाईलाइट करवा दें, फिर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कहां कहां इंक्लूड का लफ्ज है? और मार ले नीचे नजर, कहां कहां इंक्लूड का लफ्ज आ रहा है? पहले में है, दूसरे में भी है, और तेरी है छिक के रखा हुआ काम, चौथे में भी है, और तेरी खैर 5 में भी है, 6 में भी है। ठीक है, चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये पहला क्या है? सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू, यानी 750 में मसला है। अच्छा, इसके बाद किसमें मसला है जी? टैक्सेबल गुड्स टू, इसमें मसला है। उसके बाद जी टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड 3 मिलियन में मसला है। आगे किसमें मसला है? एक्सपोर्ट इंक्लूड 1 लाख में 550 में कोई मसला नहीं है भाईजान। अभी मुझे वो 550 में मसला है, मैंने 50 में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद आखिर में एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज क्या होती है? सेल या परचेज? एग्जेम्प्ट सप्लाईज, सप्लाईज सेल्स, एग्जेम्प्ट सप्लाईज टू, एग्जेम्प्ट सप्लाईज इंक्लूड, एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो एक ही है सवाल में। तो इन सारी फिगर्स को क्या करेंगे फिर? इनर कॉलम में लिखेंगे या आउटर कॉलम में लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। अभी इधर ही रखें। तो अब क्या करेंगे जी? वर्किंग 1, 2 और 3 शुरू करो यार, चलाओ। वर्किंग 1, इनपुट टैक्स on others, on machine। अच्छा, मैं ना आज वर्किंग 2 तरह इधर कर रहा हूं, अपोर्शनमेंट, खुली खुली अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट सेल। थोड़ी सी ना जरा खुली वर्किंग करनी है आज इसमें। इनपुट अदर में जरा 1-2 लाइनें लिखनी पड़ सकती हैं। इनपुट मशीन, टैक्सेबल 0 और एग्जेम्प्ट। और मेरे भाई ये काला आ जाएगा इधर, इधर नीला आ जाएगा, और ये नीचे भी कुछ जगह छोड़नी है, ठीक है। और वर्किंग 3 हमारी क्या होगी? टैक्सेबल सेल। वर्किंग 3 इधर कर लेते हैं यार, न्यूमेरिकल का फेस इंशाल्लाह देखी जाएगी, कहीं और कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग 3 कौन सी सेल जी? टैक्सेबल सेल। फिर आज तो जगह खुली है, इसको नीचे कर लेते हैं। रजिस्टर्ड को और अदर्स को और अन रजिस्टर्ड को। अच्छा, भाई सेल जो है वो आपको पता है 3 किस्म की होती है।
एक होती है टैक्सेबल सेल, टैक्सेबल एट 17%, उसमें 17 वाली भी आ जाती है, 3 वाली भी आ जाती है। और एक सेल होती है 0 रेट, और तीसरी सेल होती है एग्जाम्प्ट सेल। चलें जी, सवाल की पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर। जो रात लेट आए हैं हमने सिर्फ येलो में हाईलाइट किया इंक्लूड का मसला किस किस में था, और इनको हाईलाइट कर दिया। तो इनको इनर कॉलम में लिखेंगे या बार बार आउटर कॉलम में? इनर कॉलम में। टैक्सेबल गुड्स टू कतर 100, शायद इसमें कोई मसला हो। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, कितने जी? 750। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 550। ये भी इनर कॉलम में लिखना है 550। एग्जाम्प्ट गुड्स टू, बस एग्जाम्प्ट है ना, एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट है। कितने जी? 50। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू ओनली 1 मिनट। जल्दी जल्दी करें क्योंकि एडजस्टमेंट्स फिर एक्सप्लेन करने में टाइम निकल आता है। अगर आप नोट करने में जल्दी कर लें, यहां तक मेरे साथ आ जाएं, वार्म अप होके आया करें। हो गया? आ जाए। अच्छा भाई, अब आगे क्या करना है? टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, कितना जी? 3000। नोट करें, टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 3000। अच्छा भाई, ये जो है ना लाइन अगली वाली, जिसको मैं स्काई ब्लू में डाल रहा हूं, ये इंशाल्लाह भी क्लास पूरी होती है ना तो इसको पढ़ते हैं। असल में ये वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आज ये न्यूमेरिकल में करवा रहा हूँ। बाकी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, बाकी चीजें आसान है। सिर्फ ये एक वाहिद कॉन्सेप्ट था जो अब न्यूमेरिकल्स में आपको होमवर्क में दिया जाएगा, और ये एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अच्छा, एग्जाम्प्ट गुड्स फ्रॉम, क्या कर रहे हैं यार? और यार गुड्स ही एग्जाम्प्ट है यार, गुड्स ही एग्जाम्प्ट है तो बात ही खत्म होगी। परचेज में 17 दिया होगा? नहीं दिया होगा तो बोलें एग्जाम्प्ट गुड्स कितने की? ऑफ रुपीज 70 इन एडवांस। डन? आगे बढ़ेंगे। परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, अच्छा चीजें तो टैक्सेबल हैं, लेकिन ऐसे बंदे से जाकर खरीदी है जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ, तो फिर उसने हमने कितने रुपए दिए होंगे? सोच के बताइए, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया हुआ, 100 रुपए दिए होंगे। तो चीजें टैक्सेबल हैं, लेकिन बंदा क्या है? टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन जी, ऑफ रुपीज 90। ओके, चलें जी आगे। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पढ़े यार, पहला पॉइंट पढ़ के साथ साथ सारी करें, जल्दी बताएं व्यूअर्स। निकालें पहले, पढ़े पकड़ने का, जल्दी करें ना, पीछे पड़ गए। कुछ और चीज भी कर लेंगे, न्यूमेरिकल खत्म हो गया तो। क्या करें, क्या डालें, क्या निकालें? कैलकुलेटर प्लीज प्लीज प्लीज, कैलकुलेटर। सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू, इस 7.5 लाख में मसला है। इसमें क्या पड़ा हुआ है? 2 लाख की सेल पड़ी हुई है। तो जानने वाला यहां पे रुक के बताएं, पड़ी कितनी हुई है? 2 लाख की। पड़ी कितनी हुई है? 2 लाख की। ऐसा ही है ना, इंक्लूड 2 लाख है। टू एन एसोसिएटेड कंपनी एट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ, नॉर्मल डिस्काउंट इज, तो भाई ये रॉन्ग फिगर बताएं कितनी है? 2 लाख। और क्या आप एग्री करते हैं कि ये फिगर जो है वो 75% पे पड़ी हुई है? क्योंकि इस तक स्पेशल डिस्काउंट माइनस हो गया है। वो बात याद है?
जो एक दफा मैंने की थी कि स्पेशल डिस्काउंट है 25%, तो 75 की चीज बेची होगी, और अगर नॉर्मल सवाल किया था एक हमने एक बार मेरे ख्याल से, वो थ्योरी में सवाल था, और अगर नॉर्मल डिस्काउंट होता तो चीज कितने की बिकती बताएं। अब 200 रॉन्ग फिगर है, और ओरिजिनल फिगर कैसे आएगी? बोले बोले हिम्मत करें। 200 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 90 240। अब सिर्फ आपकी आंखों के सामने ये सर्कल होना चाहिए बस, बाकी तो हमने रफ वर्किंग से की है। क्या करें जी? सेल को कितने से निकालें और कितने से डालें? 200 से निकालें और 240 से डाल दें। रॉन्ग को उल्टा दें, ओरिजिनल को रिवर्स कर दें। इसमें कितनी सेल पड़ी हुई है जी? भाई ये वर्किंग 3 जो मैं उधर करता होता था, जिधर लाया हूं, ऐसे मेरा दिल चाह रहा था करीब हो जिधर, तो वर्किंग 2 के इधर लाया हूं। 200 को निकाल दें और सेल टू परवीन, नहीं उस दिन परवीन थी, आज परवीन नहीं है, सेल टू एसोसिएट जी। बोले ना 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 ऐसे तो नहीं होगा ना यार, हद होगी। जमीन को अगर आपने कुछ शो नहीं करना तो आप शो फिर घर आके कर दीजिएगा घर वालों के सामने, हद होगी। 200 डिवाइड सुबह सुबह बुलवाते हैं, 240 हमने शो नहीं करना, तो फिर क्लास में क्यों आए हैं? उधर ही रखें, शो ऑफ करने। आ जाए पढ़े यार, अगला पॉइंट फारी करें यार, जल्दी करें यार, ऐसे ना किया करें यार, अपनी किताबों से पढ़े। चले मैं ऐसा करता हूं, खोल देता हूं आपको पेज नंबर 445। अब आप जो है वो रिलैक्स होके इस पॉइंट को अपनी किताब से पढ़ें और डिसीजन ले लें। पेज 445 में इधर खोल दिया, पेज 445 है। सेल 2, समझ आया कुछ? चलिए अब जरा ट्राई करते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, टैक्सेबल गुड्स टू 550 में मसला है, टैक्सेबल गुड्स टू 550। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसने ये लिखा हुआ है 550 इंक्लूड? क्या मैं कह सकता हूं इस लाइन का ये मतलब है कि 550 इंक्लूड? इंक्लूड 550 में शामिल है 2 लाख रुपए की सेल टू अ कॉटेज इंडस्ट्री इन बेला। बेला इलाका है, मैं पता नहीं बलूचिस्तान में कहां है, तो इन बेला या लेला से हमें कुछ नहीं करना, तो इट इंक्लूड सेल टू अ कॉटेज इंडस्ट्री। भाई कॉटेज इंडस्ट्री 2 के अनरजिस्टर्ड है, बट इट इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, इसलिए इसको 17 में डालें या 17/3 में डाला रहने दें इसको। ये तो 17/3 में डाला हुआ है, तो यहां से निकालें सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, इसको रिक्लासिफाई कर देना, रिक्लासिफाई कर दें सेल टू, इसको 17/3 से निकाल के किसमें डाल लें? सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, नॉट लायबल टू बी, तो इसलिए इसको 17 में डाल दें, देखी जाएगी 17/3 से निकाल दें। क्या बात एक ही है? बात एक ही कैसे है? हद हो गई, बात एक ही है, बात एक ही है कैसे यार? खुदा का खौफ कर, एंड पे इस फिगर पे हमने 3% फर्दर टैक्स लगाना है। मेरी जान निकलने वाली थी, आज सीएसएस का आखिरी दिन है। चलो कुछ नहीं, भाई कुछ और सोच रहे होंगे, मैं यकीन नहीं कर सकता इस बात पे। तो थोड़ा जरा मुझे कूल डाउन होने तो फिर चलते हैं, पानी पी लूं। उधर ही रखें कैमरा, मैं बस पानी पी लूं जरा फिर। अल्लाह अकबर। ना मारी ना अच्छा चले वापस आ जाए, कोई नहीं यार, हाथ धो कभी हो ही जाता है। अच्छा जी चले आगे। भाईजान कॉटेज इंडस्ट्री को जो हमने सेल की है ना, अच्छा एक बार याद रखिएगा, मैंने कहा था कॉटेज इंडस्ट्री की सेल पे 17 लगाना होता है, और कॉटेज इंडस्ट्री से खरीद ले चीजें तो परचेज डेट करनी होती है। एक दिन डायग्राम बना के दिखाई थी, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी डायग्राम। ये देखें, कॉटेज इंडस्ट्री को सेल 17% पे जाती है और कॉटेज इंडस्ट्री की परचेज इग्नोर होती है। याद आ रहा है ये लैपटॉप भी गवाही दे रहा है, ये पड़ा हुआ है। अच्छा तो कॉटेज इंडस्ट्री की सेल कहां डाल दी हमने? 17% में, 17/3 से निकाल के। फर्क तो पड़ता है इससे, फर्क तो पड़ता है। अच्छा द रेस्ट ऑफ गुड्स, यार ये रेस्ट ऑफ गुड्स का मतलब आप ही बताओगे?
रेस्ट ऑफ गुड्स से मुराद कितनी अमाउंट है, आप ही बताओ कैलकुलेटर के बगैर। द रेस्ट ऑफ गुड्स, एक्सेलेंट, सही बताया आपने। 550 माइनस 200 कितनी? द रेस्ट, रेस्ट होता है बकाया, जिसे बैलेंसिंग कहते हैं, रिमेनिंग। द 350 ऑफ गुड्स, ये देख लेते हैं किसे बेची। 350 ऑफ गुड्स वाज सोल्ड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन जोब, ये भी बलूचिस्तान में मेरे ख्याल से। तो एक कोई तालीमी इदारा है जोब में, उसको चीजें बेची हैं। भाई ये जो तालीमी इदारे को चीजें बेचनी है, तालीमी इदारा मैन्युफैक्चरर है, डीलर है, होलसेलर है, रिटेलर है, एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है यार, हाथ होगी, ये फैक्ट्री है, यहाँ में हाथ होगी यार। तो ये एंड कंज्यूमर है। सर आसिफ नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। सर आसिफ अलग है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट अलग चीज होती है। तो ये कौन है? तो भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने क्या करना है चीजों को? एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने जो है वो बल्ब बना के बेचने आ गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने एसी बना के बेचने चीजों को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने इस्तेमाल करके फेंक देने चीजों को। तो मेरा सवाल भाईजान सिर्फ ये है, जो असल बात है ना वो मैं आपसे जरा पूछने लगा हूं, वो आपने डंके की चोट पे बतानी है। इज कॉटेज इंडस्ट्री लायबल टू बी रजिस्टर्ड? एक्सीलेंट। इज एजुकेशन इंस्टीट्यूट लायबल टू बी रजिस्टर्ड? हमारी बिला से बेला लेला जोब, हमें से कोई कंसर्न नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। कॉटेज इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट लायबल टू बी, आप बता दें इनकी सेल किस पे डाला करें? 17% पे। डन। अब यार बकाया सेल किसकी है? 550 में से बकाया किसको है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। तो इनको जो मैंने सेल की है वो 17% पे करूं, या ये भी बुरे बच्चे हैं? ये बुरे बच्चे नहीं है। वैसे रेस्ट ऑफ रेस्ट बची कितनी थी? 550 में 350 को यहां से निकाल दूं? कुछ तो मेरे पास रहने दो, सब कुछ मेरा लेके जा रहे हो। चुप, खुदा के लिए कुछ तो रहने दो, कुछ चुप। सेल टू एजुकेशनल, दीज आर नॉट, ये जो क्या कहते हैं आप इसको, दो लकीरें टेढ़ी टेढ़ी, चलें जो भी कहते हैं आप इसको, इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं कहते इसे, चुके हमारे बंदा इन्वर्टेड, यार इतना तो मुझे बताइए कि इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं कहते, वो ऐसे होते हैं। चलें आगे बढ़ें। हाँ यार इसका क्या करना है? पॉइंट 3 का करें यार, साथ साथ फारिग करें, इसको जल्दी करें यार। सिनेरियो कौन सा यार ये क्रेडिट नोट वाला? एक्सीलेंट भाई, ये तो जबरदस्त आपने ये पकड़ लिया। रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस, तो सिनेरियो कौन सा वाला है? क्रेडिट नोट ऑफ 1 लाख वाज इशूड बाय JA टू अ कस्टमर। यार JA टू अ कस्टमर, JA डॉलेंस जैसा है या होंडा जैसा है? और कस्टमर ऐसी जरा समझने के लिए, JA किस जैसा है? डॉलेंस जैसा है। और आपको याद है कस्टमर हमने होंडा रखा हुआ था उधर, ये तो डॉलेंस और होंडा जैसा है। तो अ क्रेडिट नोट वाज इशूड बाय सेलर, JA तो हम है ना, अ क्रेडिट नोट वाज इशूड बाय सेलर टू अ कस्टमर, ये हम सेलर हैं, हमने अपने ग्राहक को, दुकानदार ही अपने ग्राहक को नोट इशू करता है ना, ऑन रिडक्शन ऑफ सेल प्राइस। जरा सेल प्राइस पे देखते हैं, सेलर ही क्रेडिट नोट इशू करता है, देखाते हैं, पता चल रहा है कि सेल प्राइस रिड्यूस हो रही है। तो सेल प्राइस रिड्यूस पे सेलर क्रेडिट नोट इशू करता है। ओहो, दूसरा इशू करता है लेकिन वो डेबिट नोट होता है। हाथ होगी, दोनों इशू करते हैं। वो दूसरा कैसे इशू कर सकते हैं क्रेडिट नोट? वो तो डेबिट नोट इशू करता है सुबह सुबह। तो कैलकुलेटर ਨੂੰ तोड़ो, पेज नंबर 473। भाई सेल प्राइस रिडक्शन का सिनेरियो है और सेलर की जिम्मेदारी कौन सा नोट इशू करना है? क्रेडिट नोट इशू करना है। डन। अच्छा वैसे मुझे ये बता दें, इसे सेल प्राइस क्या होगी? कम। सेल जगह ही नहीं बची। सेल प्राइस क्या होगी क्रेडिट नोट इशू करने से? पहले आपको पता चल गया चौथा सिनेरियो है। चौथे सिनेरियो का हेडिंग क्या है? सेल प्राइस कम होगी। और हम कौन है? JA सेलर। सेलर सेल प्राइस कम कर रहा है, सेलर सेल प्राइस कम कर रहा है। सेल प्राइस कम होने से आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा। ये लिख लें इस एडजस्टमेंट पे, आउटपुट कम हो रहा है, आउटपुट कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा। इस एडजस्टमेंट के साथ लिखें, पॉइंट 3 के साथ। सेल कम हो रही है, इससे आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा। ये एडजस्टमेंट कितने दिनों में कर सकते हैं? 180 डेज में। अच्छा चलें अभी इस बहस को साइड पर रखें कि क्या कहते हैं, ये एडजस्टमेंट होनी है या नहीं होनी, इसको भी साइड पर रखें। बिल फर्ज अगर होनी हो
तो सेल कम कहां जाके करें, किस वर्किंग में? बिल फर्ज अगर होनी हो, सेल का हम कम कहां करें, जल्दी जल्दी बताएं। वर्किंग 2 में, वर्किंग 3 में, यहां पे जाके सेल कम कर देंगे। जैसे सेल रिटर्न वगैरह इधर आती है तो इधर सेल कम हो जाएगी। क्लियर? तो सेल कम होनी है, ठीक है। कैसे पता चला हम सेलर हैं? जे ए इशूड टू अ कस्टमर, कस्टमर को हमने इशू किया नोट। तो चौथे सिनेरियो में आपको पता है सेलर इशू करते हैं क्रेडिट नोट। द गुड्स वर सोल्ड इन नवंबर, द गुड्स वर सोल्ड इन नवंबर। ये फरवरी है यार, फरवरी है और ये नवंबर है। अब दिन तो गिन नहीं सकते 180, मोटा मोटा गिने जरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। शायद मैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि नवंबर को गिनूं या ना गिनूं, क्योंकि नवंबर की तारीख नहीं पता। तारीख नहीं पता तो मैंने कहा था चलें यकम नवंबर ले लें, एज्यूम कर लें। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को तो अभी तो 4 महीने गुजरे हैं मेरे ख्याल से। 6 महीने में 180 दिन होते हैं, 6 महीने में तो 183 दिन होते हैं, 6 महीने से 2 दिन कम में 180 दिन हो जाते हैं। तो क्या ये एडजस्टमेंट की जा सकती है? ठीक है, तो ये लिख लिया आपने, हुकूमत को नुकसान है। सो एडजस्ट इन ओनली 180 डेज। तो इधर आके लिखें 180 डेज नहीं गुजरे इसलिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पॉइंट 3 के साथ लिखें 180 डेज नहीं गुजरे इसलिए हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सेल कम होने से हुकूमत को नुकसान होगा ना। सेल प्राइस रिडक्शन कहां डालूं? सेल प्राइस रिडक्शन, सेल रिडक्शन, सेल प्राइस रिडक्शन ड्यू टू डेबिट नोट, जो भी लिखते हैं आप अंग्रेजी, ड्यू टू क्रेडिट नोट, सॉरी। अच्छा भाई, अब मैं सेफली कह सकता हूं कि किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट आगे डेबिट क्रेडिट नोट की हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो अब होमवर्क में अगर किसी सवाल में कोई और एडजस्टमेंट आई तो उसको भी फिर याद कराइए, डिस्कस कर लेंगे। अब एक बात लिख लें जरा उर्दू में, अगर नवंबर 16 की बजाय अप्रैल 16 लिखा होता, अगर नवंबर 16 की बजाय अप्रैल 16 लिखा होता तो अब आगे तो खुद ही फिल कर लें आगे। अगर नवंबर 16 की बजाय अप्रैल 16 लिखा होता तो हम तो फरवरी में खड़े हैं ना, हम फरवरी में खड़े हैं ना, फिर तो बहुत देर हो जाती। फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते हैं, फिर इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते हैं। वाई? 180 डेज गुजर गए। ये पॉइंट 4 के लिए ना मैं आपको सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूं। पॉइंट 4 पढ़ के देख लें कौन कौन सी चीजें माइनस करनी है, कौन सी नहीं करनी। इंक्लूड हुई हुई चीज को क्या करते हैं? माइनस करते हैं या नो नहीं, इंक्लूड हुई चीज को माइनस या ऐड नहीं करते। इंक्लूड तो हुई होती है, या माइनस करते हैं या इग्नोर करते हैं। इंक्लूड हुई चीज को या माइनस करते हैं या इग्नोर। देखिए बड़ा आसान होता है, 3-4 में से ना 3 एडजस्टमेंट्स तो समझ आ ही जाती हैं, कोई एक टफ टाइम देती है। आधे मार्क्स लेने सवाल में आसान होते हैं, हर सवाल में तैयारी अच्छी हो तो। पॉइंट 4 हो गया, डन, पढ़ लिया, चलें आगे। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर 2 लाख विच वाज कमीशन इनटू ऑपरेशन इन फरवरी। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर मैंने आपको लिखवाया था कि ये मशीन की तरह डील करना है आपने, ठीक है। तो ट्रीट लाइक मशीन लिख लें, ट्रीट ब्लेड नहीं लिखना, ट्रीट लाइक मशीन, इसको मशीन की तरह लेना है। तो क्या करें अगर मशीन की तरह इसको लेना है? इसके इनपुट को रिस्ट्रिक्ट करें 90% तक, या मशीन वाले इनपुट में रखें ताकि 90% तक रिस्ट्रिक्ट ना हो? इसको भी मशीन वाले इनपुट में डालें, क्योंकि इससे तो फर्क पड़ता है ना माय डियर, क्योंकि मशीन वाले को 90% तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना होता। यदि उसको रिक्लासिफाई टाइप एडजस्टमेंट है, जैसे इधर से इधर जा रही थी चीजें, वैसे ही इसको निकालें यहां से। इसमें हमने जरूर लगा 200, सवाल में खत्म नहीं हो रहे, 200 के 6 तो आ गए अभी तक। 200, ये 200 पता चल गया कौन सा वाला है? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर जी 200। 17% साथ साथ लगाना है। लगाओ, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, यू राइट, 17% साथ साथ लगाना होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ओके, ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट, तो फैक्ट्री में यूज होगा या ऑफिस में? ऑफिस में यूज होगा। वो डायग्राम एक याद है, बनाई थी अनारकली वाली डायग्राम के नीचे वाली डायग्राम। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज फॉर वेयर हाउस एंड एन एयर कंडीशनर ऑफ 30,000 फॉर न्यू ऑफिस। तो वेयर हाउस वो जगह होती है जहां हमने सामान स्टोर किया होता है। वेयर हाउस कोई मशीन नहीं चीज। तो वेयर हाउस के लिए अब जी बिल्कुल सही तरह लिया कर यार,
पता चले। तो भाई ये जो है ना पेज 450, ये तो अनारकली वाली डायग्राम है, ठीक है। ये एडमिन ऑफिस है। तो एडमिन ऑफिस हो या वेयर हाउस हो, कुछ भी हो भाईजान, फैक्ट्री की मशीन पे इनपुट लगाने की इजाजत है और फैक्ट्री के बिजली के बिलों पे इनपुट वगैरह लगाने की इजाजत है और रॉ मटेरियल के इनपुट पे लगाने की इजाजत है। लेकिन ये जो ऑफिस इक्विपमेंट वाला इनपुट है, इसके बारे में तो सेक्शन 8 वाजे तौर पे इसका आय पॉइंट कहता था। गाड़ियों पे भी इनपुट लगाने की इजाजत नहीं है, गाड़ियों की परचेज पे, बिजली की चीजों पे भी इनपुट लगाने की इजाजत नहीं है, अनलेस कि वो सेल के लिए खरीदनी हो। तो ये तो मैंने सेल के लिए नहीं खरीदी हुई मेरे भाई, ये मैंने सेल के लिए नहीं खरीदी हुई, ये मैंने किस मकसद से खरीदी हुई है जरा बताएं। जी बिल्कुल, ये मैंने ऑफिस के यूज के लिए खरीदी हुई है। ऑफिस इक्विपमेंट फॉर वेयर हाउस एंड एयर कंडीशनर फॉर न्यू ऑफिस। फॉर सेल लिखा हुआ है, फॉर यूज होगा, फॉर यूज के लिए होगा। तो इसलिए अब क्या करें, इसको बोले माइनस करते, कितना माइनस 50 और माइनस 30। 50 क्या है, परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 50 और परचेज ऑफ एसी ऑफ ₹30। आगे बढ़ेंगे। An amount of 30,000 paid for the purchase of raw material। आपने रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए अमाउंट पे की है। An amount of 30,000 paid for purchase of raw material। पेड, पैसे पे कर दिए। However, only 30% of the goods were supplied during February। तो चीजें मिली कितनी है, for which sales tax invoice has been issued by supplier, जिसके लिए उसने sales tax invoice इशू की है। अच्छा यार मुझे ये बताएं, कैश पेड सारी चीजों का हो गया, लेकिन बिल मेरे पास उतनी चीजों का आया है जो आई हैं। तो फर्ज करें मैंने 10 कार्टन मंगवाए किसी चीज के, कार्टन होते हैं ना डब्बे, 10 डब्बे मंगवाए, 10 डब्बों के पैसे दे दिए मैंने, 30,000 3,000 शायद एक के हों, 10 डब्बों के पैसे दे दिए मैंने, लेकिन अभी अनलकीली 30% चीजें आई हैं जिनका बिल भी आ गया है। मुझे बताएं मैं कितनी चीजों का बिल होल्ड कर रहा हूंगा, हाथ में पकड़ा होगा, कितनी चीजों का बिल हाथ में पकड़ा होगा, 30% का। एक सेक्शन याद है मैंने आपको बताया था, जब तक आप बिल होल्ड ना कर रहे हो आप इनपुट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बताइए मैं बिल होल्ड कर रहा हूं चीजों का, सिर्फ कितने % चीजों का बिल होल्ड कर रहा हूं, 30% का होल्ड कर रहा हूं। तो मेरी जेन्युइन परचेज कितनी होगी फिर जो अलाउड होगी, 30% परचेज मुझे रिकॉर्ड करने की इजाजत है, लेकिन मैंने परचेज में पूरी 30,000 डाल दी हुई है। तो 30,000 का 30% तो सही है, उसको मेरे ख्याल से इंक्लूड रहने दें, उसको इंक्लूड रहने देना। तो कितने % निकाल दें, समझ आई कोई? ठीक है। तो जाली परचेज कितनी है और जेन्युइन, जाली से मुराद फेक इनवॉइस नहीं है, लेकिन लॉ मेकर को भी पसंद नहीं है जब तक बिल होल्ड ना कर लें। सेक्शन 7 का 2 याद है, 7 का 2, सेक्शन 7 का 1 नहीं 2 था, सेक्शन 7 के 2 में लिखा हुआ था जब तक आप बिल होल्ड ना करें तब तक आप इनपुट रिकॉर्ड, ही होल्ड्स अ बिल। तो कितने बिल होल्ड कर रहे हैं, तो 70% बिल्स, 70% इनवॉइसेस नॉट हेल्ड, 70% बिल हमारे हाथ में नहीं है। तो कितने % बिल हाथ में है, तो परचेज इंक्लूड है। इंक्लूड जब लिखा हो तो ये सोचना होता है क्या हो चुका है, क्या करना है। सारी परचेज डली हुई है, कितनी डलनी चाहिए, कितनी निकाल दें, 70%। और अगर सवाल में इंक्लूड ना लिखा होता फिर तो 30% डायरेक्ट डाल देते, फिर तो 30% डायरेक्ट डाल देते। जब इंक्लूड लिखा हो थोड़ा सोचना पड़ता है, कितनी डली हुई है, कितनी डली हुई है, सारी डली हुई है, कितनी नहीं डली होनी चाहिए थी वो निकाल दें। नहीं इस तरह शो करें ना, उस एग्जामिनर को पता चले 30 का कितने %, 70% निकाल दें। तो बाकी कितना पड़ा रह जाएगा फिर, तो ये 21 रुपए लिख दें, आपकी मर्जी है, 21 लिखना 21 लिख दें, जिसका दिल चाह रहा है 21 लिख दें, लेकिन बेहतर एग्जामिनर को शो कर दें। अगर 21 लिखना तो फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दें 30 × 70%, लेकिन 21 को निकाल के आप कुछ करना नहीं है, कहीं और नहीं लेके जाना। आगे वायर्स एंड केबल्स हैं यार वायर्स एंड केबल्स में बताऊं आपको, वायर्स एंड केबल्स अगर अनारकली के साथ है ना तो फिर तो नॉट अलाउड है। पॉइंट नंबर हमारा था H, अगर वायर्स और केबल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर के लिए है ना फिर नॉट अलाउड है, लेकिन अगर वायर्स और केबल बेचने के लिए हैं तो फिर अलाउड है। अब देखते हैं वायर्स और केबल्स किस लिए हैं। The wires and cables of 50 and electrical sanitary fittings of 90. These items are used in renovation of factory building with अनारकली। तो फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर है ना ये, तो फिर अनारकली के साथ है। तो फिर भाई क्या करेंगे इसका,
इस परचेज को डेड कर देंगे। पॉइंट नंबर कौन सा? एच। ऐसे घर में कोई किताब देखना ले। पॉइंट नंबर निकालें जी। क्या चीजें हैं? अब मेरे पास अलग अलग लिखने का टाइम नहीं है। वायर्स, केबल्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह 50 प्लस इनएडमिसिबल। ऐसे ही है ना? ये परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, उधर ही रखें। चलें जी, इधर ले आए। मजा आ रहा है आज? 0.5 एक्सपोर्ट सेल इंक्लूड सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ 20,000 टू रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा इलाका होगा पाकिस्तान में जहां से चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, जैसे सियालकोट वगैरह। अच्छा, हम ये बात हुई भी एक दफा, हम एक्सपोर्टर हैं या हमने ऐसे एक्सपोर्टर, हमने एक्सपोर्टर को बेची है? एक्सेलेंट, हमने एक्सपोर्टर को बेची है, इसलिए हमारी बला से कि उसकी सेल एक्सपोर्ट है या नहीं, हमारी सेल तो लोकल सेल है ना। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पाकिस्तान में है भाईजान, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बाहर के मुल्क में नहीं है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उस इलाके को कहते हैं जहां से लोग चीजें एक्सपोर्ट करें, जैसे सियालकोट वगैरह और शहर। तो हमने चीजें बेची हैं ऐसे रिटेलर को जो किसी जोन में है, उस जोन से उसने चीजें एक्सपोर्ट करनी है, तो उसने एक्सपोर्ट करनी है। तो मेरी तो लोकल सेल है। अच्छा, मैंने गलती से एक्सपोर्ट में डाल दी है, अब क्या करूं? एक्सपोर्ट से निकाल दूं। रिक्लासिफाई कैसे करूं जरा बताएं? एक्सपोर्ट से निकालें और इसमें डाल दें, टैक्सेबल में डाल दें। टैक्सेबल है ना, लेकिन यहां इसी तरह नहीं डालेंगे ना, ये तो इसकी तो वर्किंग हो रही है। एक्सपोर्ट, हाँ, सेल टू रिटेलर जी कितना? वो एक्सपोर्टर है, हम एक्सपोर्टर हैं, तो हमने एक्सपोर्ट सेल में फिर क्यों डाला इसको? हम एक्सपोर्ट सेल से इसको निकाल दें। ठीक है, चलें अगला पॉइंट। अच्छा भाई, ये ना एक बंदा टैक्सेबल सेल करता है, 50 गाड़ियां बेची और उसमें 2 गाड़ियां ना शुरू में लॉन्च हुई थी, सैंपल बेस पे दे दी किसी को। ठीक है, तो 50 गाड़ियां बेची, फिर 2 गाड़ियां सैंपल के तौर पे शुरू में किसी को दी थी। भाईजान ये सेल में ना 52 गाड़ियों की सेल डालेगा। अच्छा, ये तो उस बंदे की बात होगी जो टैक्सेबल सेल करता है। एक बंदा है होली कुरान बेचता है, ये कौन सी सेल है? एग्जेम्प्ट सेल। इसने पहले तो 2 कुरान किसी को सैंपल बेस पे बेचे और फिर इसने 50 कुरान जो है वो पैसों के बेचे। इसके 52 के 52 कुरान एग्जेम्प्ट होंगे, ऐसा ही है ना? तो जो बंदा टैक्सेबल सेल करता है उसके सैंपल टैक्सेबल है, जो बंदा एग्जेम्प्ट सेल करता है उसके सैंपल भी एग्जेम्प्ट हैं। डज इट मेक सेंस? एग्जेम्प्ट सेल वाले को हम ये तो नहीं कह सकते तो एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल बेचे तो उन पे टैक्स लगाएंगे हम। तो जो टैक्सेबल सेल करता है और टैक्सेबल चीजों के सैंपल दे तो वो टैक्सेबल है। होंडा 50 गाड़ियां बेचे और 2 गाड़ियां मुफ्त में दे दे, 52 गाड़ियों पे हुकूमत को टैक्स देगी। होली कुरान वाला 50 कुरान बेचे और 2 कुरान किसी को सैंपल के तौर पे दे दे, 52 के 52 ही क्या होंगे? तो जब होली कुरान एग्जेम्प्ट है तो उसके सैंपल भी, जब गाड़ियां टैक्सेबल हैं तो उसके सैंपल भी। अब बताएं जरा, पढ़ें। एग्जेम्प्ट सेल में पड़ा हुआ है सैंपल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। एग्जेम्प्ट सेल में एग्जेम्प्ट गुड्स का सैंपल पड़ा हुआ है। वैल्यू ऑफ गुड्स तो इंक्लूड 10 पढ़ा रहने दे, लिखें। एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, इसी तरह लिखिएगा जरा। एग्जेम्प्ट चीजों के एग्जाम्पल सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, इसी तरह लिखिएगा। एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, जरा सॉफ्ट करके लिखिएगा। एग्जेम्प्ट चीजों के सैंपल भी तो एग्जेम्प्ट है, अंडरलाइन करके सॉफ्ट लिख लें। अच्छा, आपने क्या डाल दिया? फूल डाल दिया, शुगर है पत्ते नहीं डाले। अच्छा, तू बाल सेट कर ले। तो इसमें ना छोटा सा बस लिख दें इंक्लूडिंग सैंपल्स, इसमें सैंपल पड़े रहने दें। इस तरह कुछ एग्जामिनर के लिए लिखाइएगा, और क्या लिखना है इसमें हमने, इसमें सैंपल पड़े रहने दें। अमाउंट लिखनी है, इंक्लूडिंग सैंपल ऑफ कितने 10 जो भी हैं।
यार न्यूमेरिकल का फेस तो घर जाकर बना लेंगे ना, एडजस्टमेंट्स को मैं तसल्ली से डिस्कस करूं, फेस तो बस बना लीजिएगा। ओके अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट्स है ना, दो, अब ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं। इन पे तकरीबन जो है वो हमारे 15-20 मिनट लग जाएंगे। एक ये जो मैंने ऊपर स्काई ब्लू में की हुई है, और ये जो नीचे मैं स्काई ब्लू में कर रहा हूं, ठीक है जी। एक वो पैकिंग मटेरियल वाली और एक ये नीचे मशीन वाली। फल, फल, शोर ने कहा आई परचेज्ड फल फॉर माई फैमिली, फॉर माई, अब्बू अम्मी खाएं, बीवी खाए, बच्चे खाएं। आई परचेज फल फॉर माई फैमिली, आई परचेज फल फॉर माई फैमिली। समझ आ गई? तो तीनों को होंगे ना, तीनों को तकसीम होंगे ना। ये वर्किंग टू है अपोर्शनमेंट वाली। फल परचेज किए हैं, तीनों को तकसीम होंगे। डन। अच्छा, कीमा, आई परचेज कीमा, आई परचेज कीमा फॉर माई पेरेंट्स। अब ये तीनों को तकसीम होगा। आई परचेज कीमा फॉर पेरेंट्स। फलों के साथ क्या बोला था? आई परचेज फल फॉर फैमिली। बिरयानी, समझ तो गए होंगे आप, बिरयानी। आई परचेज बिरयानी फॉर बीवी, बच्चे छोटे हैं अभी। आई परचेज बिरयानी फॉर बीवी। चॉकलेट, आई परचेज चॉकलेट फॉर बच्चे, आई परचेज चॉकलेट फॉर बच्चे। अच्छा, शॉर्मा कर लो, आई परचेज शॉर्मा फॉर बीवी बच्चे। खुद नहीं खाना कुछ, रिलैक्स। आई परचेज शॉर्मा फॉर बीवी बच्चे। टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल और यार हाथ होगी यार, एग्जाम सेल। चलें, टायर, आई परचेज टायर। बस पेपर में ये लिखा हुआ था, अब क्या करें? तीनों में तकसीम कर रहे हैं। आई परचेज, तीनों में तकसीम कर दें, बस कुछ भी नहीं लिखा हुआ पेपर में। आई परचेज्ड वायर्स फॉर यूज इन फैक्ट्री, तीनों में। आई परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर जीरो रेट सेल। शायद ये चीजों की पैकिंग नहीं करनी पड़ती, पाकिस्तान में बेचते हैं, ये पैक करके बेचते हैं बाहर के मुल्क में। आई परचेज पैकिंग मटेरियल फॉर जीरो रेट सेल। तो फिर इसको तीनों में पोर्शन करेंगे, तीनों में पोर्शन नहीं करेंगे। क्लियर? समझ आ गया? अच्छा, जिस परचेज के साथ कुछ ना बताया हो तो वो तो फलों की तरह जो घर में लाके रख दिए सारे खाएं। जब बिरयानी तो शोर जो है वो लैपटॉप के बैग में डाल के लेके जाएगा ना बीवी के लिए, ठीक है? तो अच्छा वापस आ जाए, चले छोड़े यार, क्या बातें शुरू होगी। आए जी, परचेजेस में आए, परचेजेस में आए। वो कह रहे बैग बड़ा वाला लेना। अच्छा अच्छा, अभी हुई नहीं। अच्छा जी, पढ़े भाई परचेजेस। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल फ्रॉम रजिस्टर्ड फॉर, दिस परचेज इज फॉर एंड दिस परचेज इज फॉर एग्जेम्प्ट सेल। अच्छा, वैसे मुझे बता दें परचेजेस के लिए कौन सी वर्किंग है? वन। परचेज के लिए कौन सी वर्किंग है? लेकिन भाई आज के बाद ना ऐसी परचेज जो किसी खास बंदे के लिए घर में लेके आए आप, उस परचेज को मैं वर्किंग 1 में नहीं डालूंगा। 1.1 भी हो सकता है, लेकिन किताब में मैंने जरा 2.1 में डाला हुआ ताकि इधर से ही इनको तकसीम कर दें जिसको जो करनी है। ये जो काला आना है ना और ये जो नीला आना है, काले और नीले को इंशाल्लाह मैं तीनों में तकसीम करूंगा, मुझे जरा याद कराइएगा। वो पुराना काला और नीला, इनको मैं तीनों में तकसीम करूंगा। आज पीला, जरद, पता नहीं क्या क्या आएगा आज इधर, उनको भी तकसीम करना पड़ेगा। लेकिन जर्दे को तो किसी किसी को देना है, वरना घी वाला होगा। ठीक है? तो काले नीले पे पुराने रूल, लेकिन आज जरद आ रहा होगा, लाल आ रहा होगा, हरा आ रहा होगा, उनको फिर देखना पड़ेगा किसमें तकसीम करना है। डन? रेडी? शुड आई स्टार्ट? अच्छा यार, ये जो टैक्सेबल सेल है ना, टैक्सेबल सेल की ना डेफिनेशन हमें पता होनी जरूरी है। क्या लगे पेज नंबर 439। भाई टैक्सेबल सेल में याद रखिएगा,
सभी सवाल साइलेंट और टैक्सेबल में फिर 17% भी आ जाती है और 0 रेट भी आ जाती है। टैक्सेबल एट 17 एंड 0, टैक्सेबल एट 17 एंड 0। अच्छा, अब आपको क्या फीलिंग आ रही है? आपने परचेज किया पैकिंग मटेरियल, व्हाट्स योर फीलिंग? आपको क्या फीलिंग आ रही है? ये जो आप लेके आए हैं पैकिंग मटेरियल, सबके लिए, किसी खास लोगों के लिए? कभी लिखा होता था परचेज के साथ आगे मकसद फॉर, लिखा होता था इन परचेज का मकसद लिखा हुआ है, इस परचेज का मकसद लिखा हुआ है, इस परचेज का मकसद लिखा हुआ है, परचेजेस के साथ मकसद लिखे होते थे। आज मकसद लिखा हुआ है। तो आज के बाद फॉर जो है ना, फॉर आज के बाद होमवर्क्स में ये फॉर वाली चीजें भी आया करेंगी। अभी तक होमवर्क में मैंने रोक के रखी हुई थी, अभी इकट्ठी लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। तो ये परचेजेस किसके लिए हैं? फॉर पाकिस्तान में जो गाड़ियां बिक रही हैं और जो बाहर के मुल्क में गाड़ियां बिक रही हैं उनके लिए है। ये वो पैकिंग मटेरियल है। तो मैं पैकिंग मटेरियल में जहां मर्जी यूज करूं, मेरी मर्जी, मेरा बिजनेस जी। ये परचेज किसके लिए है? ये परचेज किसके लिए? फॉर टैक्सेबल एट 17, फॉर टैक्सेबल एट, हाथ को आपने ऐसे ढीला छोड़ना, फिर परचेज फॉर, देखें दोबारा देखें, परचेज फॉर, इस लिफाफे को आपने रखना नहीं है उधर, टेबल पे नहीं जाकर रख देना, इस लिफाफे को जरा, फॉर टैक्सेबल एट, ये अबू अम्मी और बीवी के लिए है, बच्चों के खाने वाली चीज नहीं है ये, अबू अम्मी और बीवी के लिए। फॉर टैक्सेबल एंड वर्किंग 2.1, वर्किंग 2.1 पैकिंग मटेरियल परचेज की है फॉर टैक्सेबल एट 17 एंड 0। ये हेडिंग बन गई हमारी, ये हेडिंग बन गई। आपको पता है इनपुट पे 7-17 लगाना होता है, 7-17 लगाना होता है। पकड़े इनपुट कितने? परचेज कितनी है? परचेज 200 पे 17%, क्या जवाब आया? 34 मैं किस किस में तकसीम कर दूं? टैक्सेबल और, अभी टैक्सेबल और 0 निकली नहीं, तो मैं पहले टैक्सेबल 0 निकाल लूं, फिर इंशाल्लाह इसको साथ ही पोर्शन भी कर देता हूं। पक्की बात? चेक कर ले भाई, रीचेक कर ले भाई जल्दी। 1260, अच्छा जी, ये 1260 इधर आ जाएगा भाई, 1260, ये 100 - 20 80 और ये 50, टोटल हमारी ब्लास है। छोड़ें अभी काला नीला तो नहीं आया, अभी काला नीला तो नहीं आया, लेकिन आज हरा आ गया, हरा आ गया। हरे को इन दोनों में फेंकना है यार, कैसे फेंके जरा पकड़े। 34 के टुकड़े कर सकते हैं, टोटे कर सकते हैं 34 के। फॉर टैक्सेबल एट 17, फॉर टैक्सेबल एट 0। कल भी हमने फॉर्मूले लगाने सीखे थे, कैसे तोड़ते हैं चीजों को। 34 को कैसे तोड़ूं? 34 को डिवाइड हिम्मत करके डिवाइड बताएं किससे करने, डिवाइड बताएं किससे करने हैं। एक्सलेंट। इस टोटल, ये टोटल परेशान करेगा आपको। डिवाइड इन दोनों से करना है और मल्टीप्लाई, फिर ये टैक्सेबल का आ जाएगा और ये 1260 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय, हाथ का करने समझ आ गई? बताएं यार, लॉजिकल सी बात है ना। इन दोनों को तकसीम कर दो बस, इन दोनों, तीनों में तकसीम करें, दोनों में फिर आगे अगले, फिर 34 पूरा नहीं होगा वैसे 30 यार, वैसे अगले की जरूरत नहीं है, अगला 2 ही आएगा। 34 - 32 2 ही आएगा। लेकिन अगला अगर आपको फिर भी चेक करना है तो कैसे निकलेगा? 34 डिवाइडेड बाय 1260 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाय 80। क्लियर? काला, नीला, हरा, हरे को तोड़ दिया 2 में, डन। इसको इंशाल्लाह आपने मुझे बताना है फेस पे कैसे लेके जाना है, थोड़ी देर में यहां पे मैं लेके आऊंगा। चले आगे, नोट कर लें। बात बड़ी आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर अबू अम्मी वाली मिसाल, बीवी वाली तो याद रही जाती है मिसाल। दांत निकले हुए इसके, भाई से मुस्कुराहट बंद नहीं हो रही। कह रहे मुझे ही पकड़ा हुआ है। ले आओ भाई, ये पैकिंग मटेरियल किसके लिए है? नहीं, और यार ये हो गया ना। अब ये वाला परचेज फॉर अम्मी अब्बू एंड बीवी हो गई, क्योंकि ये थोड़ा सा टैक्सेबल सेल कंफ्यूजिंग सा लफ्ज़ था। मैंने आपको बता दिया टैक्सेबल सेल से ना लिखा। अच्छा, कभी भी ऐसा भी लिख सकते हैं पेपर में, टैक्सेबल एट 17 के लिए,
या टैक्सेबल एट 0 के लिए, तो फिर तो जो बता देगा वो ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखेगा तो टैक्सेबल से मुराद क्या होगा? टैक्सेबल एट 17, टैक्सेबल एट 0। फॉर, ये परचेज किसके लिए है? फॉर एग्जेम्प्ट सेल। ये परचेज किसके लिए है? फॉर एग्जेम्प्ट सेल। फॉर, यहां थक जाएगा, 2 क्लासें और पढ़ानी है। फॉर वर्किंग 2.2, ये पैकिंग मटेरियल मैंने परचेज किया है फॉर एग्जेम्प्ट सेल। क्लियर? यार इस पे परचेज में ना 7-17% लगाते रहा करें। रहने दे अब, कितनी है? 60। आप उधर नहीं लेके गए? अच्छा, 60 इंटू 17%। नहीं, परचेज पे तो 17 लगेगा ना। इधर एग्जेम्प्ट सेल आके डेड हो जाएगा, मुझे पता है, इधर आके डेड हो जाएगा। लेकिन एग्जेम्प्ट सेल के लिए जो परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने होली कुरान बेचने हैं तो कागज की परचेज पे तो आप 17 पे करेंगे ना। मिसाल के तौर पे आपने कारपेट बेचने तो धागे की परचेज पे तो 17 पे करेंगे ना। तो ये परचेज एग्जेम्प्ट सेल में बाद में यूज होनी है, पहले परचेज तो डाले ना इसकी। मुझे पता है ऊपर जाके डेड हो जानी है, शायद निकालने की भी जरूरत नहीं है, ये भी मुझे पता है। लेकिन परचेज पे 17 तो मैंने पे किया होगा, बाद में डेड हो जाना मेरा 10.2। क्या? अब आप मुझे बता दें, काला, काला, नीला, हरा, ये हरा को तोड़ा है, और जर्द। अच्छा, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना, ये तो सिर्फ बच्चों के लिए है, ये तो बड़ों के लिए है ही नहीं, ये बच्चों के लिए। नीला, काला बोलें, काला भाईजान 17% लगा के बोल रहे हैं। भाईजान मैं 17 लगाए बगैर बोला था आपने। भाईजान ये क्या लिखा? 435। काला हो गया, नीला, नीला 34, काला हो गया, नीला भी हो गया। अच्छा, हरा तकसीम कर दिया आपने, हरा, हरा तकसीम कर दिया, और लाल, लाल भी हो गया। अब काले को, नीले को, हरे को और लाल को आपने मुझे बताने कहां लेके जाना है। पहले काले को, आपको पता है काले के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा था, तो पुराना काम याद है? पुराना काम तो नहीं भूल गया? पुराना काम तो नहीं भूल गया कि अभी टोटल करें इसका 1390। इधर लिखें 435, इसको तकसीम करें काले को। 435 डिवाइडेड बाय 1390। अब ये इस तरह करने की जरूरत नहीं है। 435 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 1260, 394, 25, डन। अच्छा, मशीन वाला कितना है? 34 को तीनों में कर दें तकसीम, कितना आ रहा है? 31, 2, 1। आपसे मुझे मदद चाहिए, मैं 32 और 2 को कहां लेके जाऊं? यार ये सही है, 32 को इधर डाल दूं? लो जी, आज तक कमाल हो गया, ये समझ आया? 32 को इधर डाल दूं, जगह छोड़ने को कहा था मैंने। 32 को इधर डाल दूं, और 2, इट इज परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल नॉट मशीन, इट इज परचेज ऑफ फॉर बोथ ऑफ दीज। कितना हो गया? 2। अल्लाह का शुक्र, ये समझ आ गया। 2, ये 2 इधर चला गया। ये परचेज फॉर एग्जेम्प्ट सेल है, जिसे ऐड करना है 10। लेकिन यार अब इसका टोटल की जरूरत नहीं है। 32 जमा 2 जमा 10 के नीचे टोटल आ रहा हो, टोटल की जरूरत नहीं है, बस छोड़ें। 435 को अलग तकसीम किया, और फिर ये 32, 2 और 10 नीचे से लाए। डन। अब हमारा कोई नया काम नहीं है, अब न्यूमेरिकल में सारे पुराने काम। बस वर्किंग 2.1 ने जो देना था वो दे दिया हमें। अब आप बता दें, इनका टोटल करना पड़ेगा। हाँ जी भाईजान, इनका टोटल करना पड़ेगा। 426, 27, 26। और यार आप बता दें क्या करना है। एक मिनट इधर देखें बस। 26 और 1 को डेड कर देना। इसमें ये वाला 10 में कह रहा था, निकालने की जरूरत नहीं थी पेपर में, वैसे निकाल लिया था तो अच्छी बात है। 26 और 1 को डेड कर देने। 27 और 2, 29 को रिफंड मांग लेना न्यूमेरिकल की चिन्ह पे, और फिर रेड मार्कर से हम इसको शायद लगाते होते थे ऐसे, तो 1260 को उधर ले जाना है, और फिर 426 के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड पुराने महीने वाला डालने, और 31 मशीन देखे, पता नहीं मशीन है या मशीन है वो देख लेंगे, और 31 को हमने फिर क्या कर देना? माइनस कर देना। डन। आप बता दें न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस क्या होना है? 426 और 31, और रिफंड कितना होना है, और डेड कितना होना है? तो इसलिए इसको तो फारिग करें।
ये तो डेड हो जाना है सारा, इसको आपने नजर रखनी है। डन। अब ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल का फेस आप भी घर से बना लें, मैं अपने घर से बना लूंगा, ये नहीं पता कहाँ है घर, मैं अपने घर से बना लूंगा, आप अपने घर से बना लें, कल टैली कर लेंगे, ठीक है। एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई है, वो कौन सी है? आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें। फेस हो जाएगा, वैसे हो जाएगा फेस, मेरे नहीं ख्याल को मसला होना चाहिए, फेस हो जाएगा। फर्दर टैक्स आज नहीं होगा वैसे, क्योंकि ये 0 है, फर्दर टैक्स आपका कोई 3% नहीं होगा, ऐसे ही है ना। एक एडजस्टमेंट रहेगी है ना, 2 रहती हैं हो। हाँ यार सब्र करो यार, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। एक एडजस्टमेंट और रहती है, कौन सी वाली? मशीन वाली। कोई मशीन में प्लस करने की जगह है हमारे पास, कोई मसला नहीं। मशीन, ये आखिरी वाली एडजस्टमेंट की टेंशन नहीं है मुझे, ये मैं कल भी करा दूंगा, क्योंकि ये फेस पे पोस्ट करनी है, ये फेस की एडजस्टमेंट है, ये इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, वरना कल कर लेंगे। आखिरी एडजस्टमेंट की टेंशन नहीं। ये मशीन, ये बताएं क्या एडजस्टमेंट है? मशीन, यार मशीन से तीनों चीजें बन सकती हैं। हाँ, मशीन से टैक्सेबल सेल भी हो सकती है, जीरो रेट सेल भी हो सकती है, एग्जेम्प्ट सेल भी हो सकती है, लेकिन ये मशीन किस लिए है? आज तक तो ऐसे लिखा होता था मशीन इज इंपोर्टेड। अगर इतना सा लिखा होता मशीन इज इंपोर्टेड, तो हम कहां डालते? इधर। आप बता रहे मशीन किस लिए मैंने खरीदी है? सोचे फैक्ट्री के अंदर 3 काम हो रहे हैं ना हमारे, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो। ये मशीन किस लिए खरीदी है? फॉर यूजिंग, वैसे तो इसका फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन शो कर दें वर्किंग में। मशीन इज यूज्ड, शो तो करना होता है ना, शो एक्सक्लूजन, किसी चीज को एक्सक्लूड भी करना है तो एग्जामिनर को शो तो करना है। ये मशीन किस लिए खरीदी है? फॉर बेबीज, एग्जेम्प्ट सेल, अम्मी अबू बीबी बच्चे, फॉर बच्चे, बच्चों के लिए चीज खरीदी, वो तो जायज ही होनी है ना, डैडी होगी। मशीन यूज्ड इन, ये फॉर को ना आज जाके आपने गले लगाने हैं, जिस तरह ईद की तरह नहीं 3 दफा गले मिलते, ये जो फॉर है ना, ये आज के न्यूमेरिकल की जान था। ओए हो, अच्छा जी, ये मशीन किस लिए है? जैसे ही फॉर आए ना, तो आपने घर में हाथ ऐसे छोड़ दिया करना है। मशीन फॉर छोटे करते वर्किंग मशीन फॉर, मशीन फॉर एग्जेम्प्ट सेल। तो वर्किंग 2.3 क्या परचेज किया भाईजान? मशीन परचेज की है फॉर बेबीज, तो इनपुट डेड ही होना है इसका, लेकिन निकाल लें, 7 17 लगाते रहें, 300 इंटू 50 है, 50 इंटू 17 9, ये 9 इधर डाल देना। अब ये टोटल ना जो 34 है, 31 में 2 जमा 1 का टोटल है, वो आपको पता है, ये 9 हमने एक्स्ट्रा डाला है आज, तो भाई इसको भी क्या करना है यार, डेड करना है। तो भाई ने ऐसे परेशान कर दिया था, एक एडजस्टमेंट रह गई है, लेकिन अच्छा वो बता दिया, ये भी डेड हो गया, जीरो रेट हमारा वही रहेगा, और न्यूमेरिकल का फेस वही रहेगा। चलिए आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें। भाईजान जी क्या चीज है? सेल्स टैक्स ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, हमारा महीना कौन सा है? और ब्रॉट फॉरवर्ड किससे है? तो 245 तो हमें खेलने की आदत है, 245 से आगे एक बला पड़ी भी है, इस डली हुई बला को डला रहने देना है या निकालना है? द अमाउंट वॉज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट ऑफ 120 पेड ऑन chemical which could not be used and was consequently destroyed। ये यूज नहीं हो सका और फिर फरवरी में हमने सोचा इसको डिस्ट्रॉय कर दें। ये डिस्ट्रॉय हुई चीज का इनपुट कल हमने क्या पढ़ा था? डेड हो जाएगा। तो बोलें टोटल पुराना इनपुट कितना आ रहा है, लेकिन उसमें से एक चीज हमने क्या कर दी, डिस्ट्रॉय। कल पढ़ा था डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स के नाम से एक सेक्शन, तो 245 में से माइनस करें 121, तो न्यूमेरिकल के फेस पे ब्रॉट फॉरवर्ड कितना जाएगा? 125। न्यूमेरिकल के फेस पे ब्रॉट फॉरवर्ड कितना जाएगा? 125। डन, ठीक है। अब जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, बाकी हजरात जो है वो बैठे रहे, तो हम न्यूमेरिकल का फेस इधर बना लेते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट जिनकी क्लासेस हैं वो जा सकते हैं उठ से। क्या होमवर्क नहीं देना आज बस? अच्छा, किसी की क्लास नहीं कोई है तो उठ से जाते रहे, कल फिर फेस, अपना फेस और हमारा फेस मैच कर लीजिएगा। नहीं होगा फेस कभी भी मैच, हाँ नहीं होगा, सही कह रहे हो। चलो बनवाओ यार फेस। भाईजान जिसकी क्लास है उसने खुद ही उठना है। सेल कितनी है? 12 इंटू 17। अबू बकर अगली क्लास में टाइम पे शुरू कर सकेंगे? ठीक है, 1260 इंटू 17%, 214 लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल प्लस ब्रॉट फॉरवर्ड। एक्चुअल कितना? ये आखिरी एडजस्टमेंट डिस्ट्रॉय वाली समझ नहीं आई ना, तो कल मुझे याद करा दीजिएगा। एक्चुअल बोल रहे हैं, एक्चुअल कितना? एक्चुअल 426, और ब्रॉट फॉरवर्ड वो मैंने अभी सवाल में आपको निकाला है। एक्चुअल कितना आ गया जी?
426 और ब्रॉड फॉरवर्ड 125, टोटल 551। कंपेयर किससे करने, कितना आ गया 193। अच्छा जी, लोअर 193, बाहर क्या जाए 193। भाईजान कैरी फॉरवर्ड आएगा एंड पे, न्यूमेरिकल के एंड पे कैरी फॉरवर्ड आएगा। कैरी फॉरवर्ड कितना माइनस करना चाह रहे थे, कितना हुआ, कितना नहीं कर सके, समझ आ रही है ना चीजें आसान। 358। अच्छा जवाब बताएं 21। लेस इनपुट मशीन या मशीन, अभी अभी देखते हैं मशीन है या मशीन आए। मशीन का कितना है, मशीनाबाजी याद है, अगर पेपर में भी आ सकती है मशीनाबाजी, घर में सवाल करते हुए भी आ सकती हैं, और इस सवाल में भी आ गई, क्लास में भी। मैंने क्या कहा था, अगर मशीन का इनपुट ज्यादा आ जाए तो आपने इसके साथ क्या लिखना है, कैरी फॉरवर्ड या रिफंडेबल। याद आ रहा है, एक दिन क्लास में जाते जाते बात की थी। तो इसका नाम बोलें मशीना, रुखसाना नहीं, क्या नाम है, मशीना। भाई कभी ऐसा हुआ नहीं था वैसे आता है क्लास में कि मशीन का इनपुट ज्यादा आ गया हो, लेकिन पास पेपर का क्वेश्चन 4 होमवर्क में दिया था, उसमें ज्यादा था। पास पेपर का क्वेश्चन 4 एक दिन होमवर्क सबसे पहले क्लास में दिया था होमवर्क में, तो उसका इनपुट मशीन का कभी इनपुट ज्यादा आ जाए तो रिफंडेबल ना लिखिएगा, क्या लिख दीजिएगा, कैरी फॉरवर्ड। डन। एक लाइन रहेगी सवाल में, फर्दर टेक्स्ट तो है नहीं, 3% वाला, एक लाइन रहेगी। बोले 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 चिन्ह रिफंडेबल, रिफंडेबल किस पे यार, 0 रेट पे। 27 जमा 2 कितना हो गया 29। नहीं नहीं नहीं, इस कैरी फॉरवर्ड को आप इधर ही शो करोगे। अच्छा जी, बोले आप क्या क्या आ गया। हाँ इधर कैरी फॉरवर्ड इसी तरह आएगा। इसका आई क्या पता है कैसे लिखता है, आई क्या वैसे लिखते हैं, सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। अब यार इसका पता है होता क्या है, अगले महीने मशीन के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड होकर फिर यहां माइनस हो जाता है। तो समझ आ गया सारा, ये एक्चुअल इनपुट है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड 90% से कंपेयर किया, मशीन का माइनस किया, और चिन्ह पे न्यूमेरिकल की क्या क्या आता है बोले, रिफंडेबल ऑन टैक्सेबल सेल, सॉरी रिफंडेबल ऑन 0 रेट सेल, और कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ओवर क्लास।